हेलो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने डिस्कस किया एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी के अंदर। एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी के ऊपर अगर यहाँ बात करें तो अपन एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन यहाँ एक्सटर्नल एनाटॉमी में, कवरिंग ऑफ किडनी। कवरिंग ऑफ किडनी देखिएगा, कवरिंग ऑफ किडनी में अपन यहाँ बात करें किडनी के, अगर आप माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर आगे बात करेंगे, पहले एक्सटर्नल एनाटॉमी में देखिएगा किडनी की जो कवरिंग है उसमें देखिएगा इस तरह से किडनी है आपकी, बीन शेप ऑर्गन है। किडनी की जो कवरिंग है वो एक कैप्सूल से होती है, उसे फैटी एप्रोन बोलते हैं या फैटी कैप्सूल बोलते हैं। उसकी 3 लेयर होती है। देखिएगा अंदर ही अंदर की लेयर जो होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रू कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रू कैप्सूल। फिर इसके ऊपर एक कैप्सूल लेयर होती है, तीनों आपस में बहुत क्लोजली अटैच होती है। इसे अपन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फैटी कैप्सूल। क्या बोलते हैं? फैटी कैप्सूल। और सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे अपन बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? फॉल्स कैप्सूल। यानी 3 छोटे छोटे कैप्सूल की जो लेयर होती है, बाहर कौन सा होता है? फॉल्स कैप्सूल। फिर बीच में कौन सा होता है? फैटी कैप्सूल। और फिर अंदर अंदर कौन सा होता है? ट्री कैप्सूल। ये तीनों कैप्सूल, इन तीनों कैप्सूल के मिलने से क्या बनता है? रीनल कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? रीनल कैप्सूल, या इसको क्या बोलते हैं? रीनल फेसिया। क्या बोलते हैं? रीनल फेसिया। और ये रीनल फेसिया क्या होता है? किडनी को बंद करके रखता है, प्रोटेक्शन करता है, इसको आपका डैमेज होने से बचाता है। क्लियर है? ये कैप्सूल किडनी को कवर करने के बाद यहां पे किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? सुप्रारीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं आप। ये जो कैप्सूल है सुप्रारीनल ग्लैंड को भी क्या करता है? आगे जाके कवर करता है इस तरह से। यानी रीनल कैप्सूल सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनी दोनों को कवर कर रहा है। ऊपर की तरफ एक वॉलंटरी मसल पाई जाती है जो चीफ इंस्पायरेटरी मसल है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। आरी बात में क्या बोलेंगे आप इसको? डायफ्राम। तो ये जो रीनल कैप्सूल है जो किडनी को कवर कर रहा है, ये आगे जाके किस में मर्ज हो जाएगा? किस में मर्ज हो जाएगा? डायफ्राम। किस में? डायफ्राम में। अब देखिएगा, यानी रीनल कैप्सूल ने किडनी को कवर किया, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कवर किया, और आगे जाके किस में मर्ज हो गया? ये डायफ्राम। किस में मर्ज हो गया? डायफ्राम में। अब देखिएगा, जब आप इंस्पिरेट करोगे, एक्सपिरेट करोगे, तो डायफ्राम का क्या होगा? डोम शेप ऑर्गन है तो मूवमेंट होगा, और इस तरह से डायफ्राम इस तरह से काम करता है। क्लियर है? इस तरह से डायफ्राम का मूवमेंट होगा। डायफ्राम का मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा? रीनल फेसिया इससे अटैच है तो रीनल फेसिया भी मूव करेगा, और रीनल फेसिया मूव करेगा तो किडनी भी क्या करेगी? मूव। यानी जब आप इंस्पायरेट या एक्सपायरेट करते हो तो अपनी किडनी का क्या होता है? मूवमेंट होता है। इसीलिए यानी अपन क्या बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन किडनी मूव, बिकॉज अटैचमेंट किसका है? रीनल फेसिया का डायरेक्ट डायफ्राम के साथ। इसीलिए जब आप रीनल बायोप्सी करते हो, क्या करते हो? रीनल बायोप्सी। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में पूरी डिटेल में। जब रीनल बायोप्सी पढ़ते हो तब नर्स का क्या रोल है? नर्स रोल क्या है? एडवाइज पेशेंट टू होल्ड द ब्रीथिंग, एडवाइज पेशेंट टू होल्ड द ब्रीथिंग फॉर 5 to 10 सेकेंड। कितने सेकंड के लिए? 5 से 10 सेकंड के लिए। टू प्रिवेंट किडनी डैमेज। किसको बचाने के लिए? किडनी डैमेज को बचाने के लिए। क्योंकि आप रीनल बायोप्सी कर रहे हो, जब बायोप्सी नीडल आप डालोगे आप किडनी में, और अगर पर्सन इंस्पायरेट एक्सपायरेट करेगा तो किडनी मूव होगी, तो नीडल की वजह से क्या हो सकती है? किडनी डैमेज। इसलिए नीडल अंदर डालने के बाद यूएसजी गाइडेड अपन ये प्रोसेस करेंगे, तो नीडल अंदर डालने के बाद आपको 5 से 10 सेकंड तक पेशेंट को कहना है कि ब्रीथिंग होल्ड करनी है। उससे क्या होगा? किडनी मूव नहीं करेगी और आसानी से आप बायोप्सी ले सकते हो, ब्लीडिंग नहीं होगी, एक्स्ट्रा इंजरी नहीं होगी। तो ये तो हो गया रीनल
फेसिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रीनल फेसिया होता है एकदम फिक्स होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये रीनल फेसिया एकदम क्या होता है? फिक्स होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये फिक्स होता है, ये फिक्स कवरिंग है। अगर मान लो किसी को मान लो नेफ्राइटिस हुआ, क्या हुआ? किसी को नेफ्राइटिस हुआ, ये कवरिंग एकदम फिक्स है, ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, इसके अंदर किडनी बंद है। मान लो किसी को नेफ्राइटिस हुआ, नेफ्राइटिस होगा तो क्या होगा? नेफ्रॉन की स्वेलिंग स्टार्ट होगी। क्या होगी? स्वेलिंग स्टार्ट। लेकिन कैप्सूल तो फिक्स है, कैप्सूल तो फिक्स है और नेफ्रॉन की स्वेलिंग हो रही, तो जगह फिक्स है, अंदर स्वेलिंग होगी तो एक दूसरे पे नेफ्रॉन पे क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से जीएफआर क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज होगी। और जीएफआर जो डिक्रीज होगी इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। इसीलिए जब नेफ्राइटिस होता है या किडनी का इन्फेक्शन होता है, उस समय अपन क्या करते हैं? फेसिया पे कट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसका? फेसिया पे क्या करते हैं अपन? कट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और बाद में क्या देते हैं? एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। यानी ये बात करिए अपन कवरिंग ऑफ किडनी की। किडनी की जो है एक कवरिंग पाइप जिसे रीनल कैप्सूल या रीनल फेसिया बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 कवरिंग होती है, अंदर ट्रू कैप्सूल, बीच में फैटी कैप्सूल और बाहर की तरफ फास्ट कैप्सूल। इन तीनों को क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये किडनी को कवर करने के बाद किसको कवर करते हैं? डायफ्राम को। डायफ्राम के बाद एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को कवर करके ये मर्ज किस में हो जाता है? डायफ्राम में। तो जब आप इंस्पायरेट और एक्सपायरेट करोगे उस समय किडनी का क्या होगा? मूवमेंट। और किडनी मूव होगी तो क्या होगा? डैमेज होने के चांस है। इसीलिए जब आप बायोप्सी करते हो तो नर्स को क्या एडवाइस करना है? नर्स द्वारा पेशेंट को क्या एडवाइस किया जाएगा कि होल्ड द ब्रीथिंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी, ताकि किडनी डैमेज होने से बचाई जा सके। क्लियर है? इसके अलावा एक फिक्स कैप्सूल है, प्रोटेक्टिव कैप्सूल है। तो नेफ्राइटिस होगा या किडनी में इंजरी होगी या किडनी में इन्फेक्शन होगा, तो जब नेफ्रॉन आपके स्वेलो करोगे लेकिन बाहर की कवरिंग फिक्स है, तो कई बार आपस में क्या होता है? जीएफआर डिक्रीज हो जाती है, किडनी फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो तब इस फेसिया पे क्या लगाए जाते हैं? कट, ताकि किडनी आसानी से क्या हो सके? एक्सपेंड। प्लस साथ में क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। दिस इज होल अबाउट आपके कवरिंग ऑफ किडनी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटा सा वर्ड आया डायफ्राम। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन यहां से पढ़ लेते हैं जो मेन है। नेक्स्ट देखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक बढ़ा था कि डायफ्राम को मर्ज हो जाती है, तो 1-2 क्वेश्चन अपन डायफ्राम के पढ़ लेते हैं। देखिएगा डायफ्राम क्या है। देखिएगा डायफ्राम की अगर बात करें अपन तो वेरी इंपॉर्टेंट, डायफ्राम जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट डोम शेप ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? डोम शेप ऑर्गन है। क्लियर है? और कैसी मसल है ये? वॉलंटरी मसल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या स्केलेटल मसल है। क्लियर है? और अपन अच्छे से जानते हैं डायफ्राम कैसी है? चीप इंस्पायरेटरी मसल। कौन सी मसल है? चीप इंस्पायरेटरी मसल आपकी कौन? डायफ्राम। गेटिंग माय पॉइंट? डायफ्राम इज चीप इंस्पायरेटरी मसल, आई बात में। और ये कैसी है? वॉलंटरी, आपके कंट्रोल में। और डोम शेप ऑर्गन है। डोम शेप मतलब कुबड़ की तरह, जैसे ऊंट की कुबड़ होती है उसकी तरह डोम शेप ऑर्गन है और आपका डायफ्राम। क्लियर है? डायफ्राम आपका चीप इंस्पायरेटरी मसल से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? ये इस तरह से चलती है। कभी भी डायफ्राम इस तरह से मूव नहीं करेगा। अगर इस तरह से हो रहा था इसको डायफ्रामेटिक हर्निया बोलेंगे अपन। क्लियर है? डायफ्राम इस तरह से आपका मूव कर रहा है। डायफ्राम जो है इसको जो सप्लाई होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेनिक नर्व से होती है। कौन से नर्व से बच्चों? फ्रेनिक नर्व से। एंड फ्रेनिक नर्व के अंदर जो ब्रांच होती है वो कौन सी होती है? C3, C4 और C5। सर्वाइकल 3, 4 और 5 जो आपकी स्पाइनल नर्व है। क्लियर है? ये तीनों नर्व मिलके क्या बनाती है? आपकी डायफ्राम, सॉरी फ्रेनिक नर्व। और फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है? डायफ्राम को। ये लगभग फ्रेनिक नर्व 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी बच्चों? 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौन? आपकी फ्रेनिक नर्व। और ये कहां से होती है? सर्वाइकल रीजन से। C3, C4 और C5 जो स्पाइनल नर्व है वो मिलके क्या बनाती है? आपका डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिएगा, किसी को सर्वाइकल इंजरी हो, कौन सी इंजरी हो? सर्वाइकल इंजरी। और सर्वाइकल इंजरी होगी तो C3, C4 भी डैमेज होगा। C3, C4 डैमेज होगा तो कौन डैमेज होगा? फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी। कौन सी नर्व डैमेज होगी? फ्रेनिक नर्व। और फ्रेनिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होगा? आपका वेरी इंपॉर्टेंट डायफ्राम पैरालाइज होगा कि नहीं होगा? डायफ्राम अगर पैरालाइज्ड होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर के सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे?
रेस्पिरेटरी फेलियर। इसीलिए सर्वाइकल इंजरी बहुत सीरियस कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के चांस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपके सर्वाइकल इंजरी हो रही है तो नर्स का क्या रोल है? फर्स्ट रोल तो है डू नॉट इमोबाइल द पेशेंट, सॉरी इमोबाइल द पेशेंट या डू नॉट मोबाइल द पेशेंट। पेशेंट को हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आपको क्या लगाना है? सर्वाइकल कॉलर। क्या लगाना आपको? सर्वाइकल कॉलर। तीसरे नंबर पे अगर यहां बात करें, इमोबाइल द पेशेंट, सर्वाइकल कॉलर लगाना। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को शिफ्ट करते समय स्पाइन बोर्ड का यूज करना। कौन से बोर्ड का? स्पाइनल बोर्ड का। क्लियर है? और इसके अलावा अगर अपन यहां बात करें स्पाइनल बोर्ड का तो आप यूज कर ही रहे हो, स्पाइनल बोर्ड का तो आप यूज कर ही रहे हो। और क्या करेंगे आप? वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट की एमआरआई करा के कंफर्म करोगे, सीटी एमआरआई या यूएसजी करा के कंफर्म करोगे। स्पेशली एमआरआई से कंफर्म हो जाएगा कि आपका सर्वाइकल इंजरी है कि नहीं है। क्लियर है? और हमेशा बेड साइड, हमेशा वेंटिलेटर को स्टैंड बाई मोड पे रखें। स्टैंड बाई मोड मतलब हमेशा पेशेंट के लिए वेंटिलेटर रेडी रखें, तो कभी भी रेस्पिरेटरी क्या हो सकता है? फेलियर हो सकता है। क्लियर है? तो सर्वाइकल इंजरी है तो सबसे पहले असिस्ट क्या करना? रेस्पिरेटरी फेलियर को असिस्ट करना कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो तो नहीं रहा है। स्टार्टिंग में आपको जहां पे उसके पेशेंट को इंजरी हुई है वहां इमोबाइल रखना, गर्दन को ज्यादा नहीं लाना है, सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करना है, शिफ्ट करते समय स्पाइनल बोर्ड का यूज करना है, कंफर्म एमआरआई से करना है और हमेशा वेंटिलेटर को स्टैंड बाय मोड पे रखना है। ये ध्यान रखना आपको किसमें? सर्वाइकल इंजरी के पेशेंट में। ये थी जनरल बातें और अपन ने सारी बात करी किडनी की क्या एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में। अब देखिएगा अपन बात करेंगे इंटरनल एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे एनाटॉमी अच्छे से समझ ली किडनी की तो डेफिनेटली आप डिसऑर्डर मिनटों में क्लियर कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिएगा अपना टॉपिक चलेगा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, आपका डीप अगर जाए अपन किडनी में तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है किडनी की, देखिएगा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। गेटिंग पॉइंट? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखिएगा अपन बात करते हैं, एक डायग्राम बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। मेरी थोड़ी चित्रकला कमजोर है तो फीलिंग ले। क्लियर है? देखिएगा इस तरह की स्ट्रक्चर होती है आपकी कौन? किडनी, जिसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे अभी अपन ने बोला क्या? रीनल फेसिया। क्या बोला था? रीनल फेसिया बोला था, अभी पढ़ा था अपन ने। क्या बोलते हैं इसको? रीनल फेसिया। ये हो गया आपका क्या? रीनल फेसिया। कोई डाउट नहीं है, इसे क्या बोलेंगे अपन? रीनल फेसिया। पहली बात तो ये। गेटिंग माय पॉइंट? ये रीनल फेसिया होगा। किडनी को अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखे ऊपर जाके तो किडनी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में बच्चों? दो पार्ट में, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से। किडनी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन? दो पार्ट में। ये बाहर वाला हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा। बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है बच्चों? रीनल कॉर्टेक्स। तो ये तो क्या हो गया? रीनल कॉर्टेक्स। और ये क्या हो गया? रीनल मेडुला। क्या हो गया? रीनल मेडुला। और ये आफ्टर कवरिंग हो गई। क्लियर है? अब देखिएगा आपका जो किडनी है उसका लगभग 85% हिस्सा किससे बना होता है? रीनल कॉर्टेक्स से। किससे बना होता है? रीनल कॉर्टेक्स से। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और टोटल आपकी जो किडनी है उसका कितना परसेंट हिस्सा होता है? ये 85%। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दूसरा देखिएगा 15% हिस्सा क्या होता है? रीनल मेडुला। 15% हिस्सा क्या होता है? रीनल मेडुला। और इसका जो कलर होता है वो होता है पेल येलो। कैसा होता है? पेल येलो। तो दो बातें हो गई, किडनी को दो भाग में, आउटर हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, अच्छे से जानते हैं, और इनर हिस्सा क्या कहलाता है? मेडुला। कॉर्टेक्स जो है रीनल कॉर्टेक्स वो 85% हिस्सा है, जबकि 15% क्या होता है? रीनल मेडुला। बाहर वाला हिस्सा जो कॉर्टेक्स है वो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और अंदर वाला कैसा होता है? पेल येलो होता है। ये तो जनरल बात है किसकी? किडनी की। क्लियर है? अब देखिएगा एक चीज देखिएगा आप इस तरह से, वैसे ऐसे बांटना चाहिए
लेकिन देखो ये कोर्टेक्स का हिस्सा, ये कोर्टेक्स का हिस्सा जो किस में घुस गया, मेडुला में घुस गया, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहलाता है, रीनल कॉलम। क्या कहलाता है, रीनल कॉलम। तो रीनल कॉलम क्या हो गया, पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स विच एम्बेडेड इन मेडुला। किसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स विच एम्बेडेड इन मेडुला इज नोन एज रीनल कॉलम। क्या कहलाता है, रीनल कॉलम। यानी नाम से पता कॉर्टेक्स का हिस्सा कौन है, कॉलम। C4C हो गया कि पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स का हिस्सा है जो देखो अंदर किस में घुस रहा है, मेडुला में घुस रहा है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रीनल कॉलम। और इसके नंबर पूछे तो वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नंबर होते हैं 10 से 15, एक ही वर्ड में पूछे तो कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर। ये मैंने कम बनाया लेकिन होते कितने, 10 से 15 होते हैं। कोई डाउट है, ये तो हो गया रीनल कॉलम। नेक्स्ट देखो दूसरा ऑपोजिट आओ, ये देखो ये कॉर्टेक्स का हिस्सा जो किस में घुस रहा है, ये मेडुला के अंदर घुस रहा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रीनल पिरामिड। अरे क्या कहलाता है, रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड क्या हो गया, उल्टा, किसका हिस्सा है ये, मेडुला का, पार्ट ऑफ मेडुला विच, पार्ट ऑफ रीनल मेडुला विच एम्बेडेड, यानी 10वां घुस गया अंदर, विच एम्बेडेड इन रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रीनल मेडुला। आरी बस में, पार्ट ऑफ मेडुला विच एम्बेडेड इन रीनल कॉर्टेक्स इज नोन एज रीनल पिरामिड। क्लियर है। इसके भी नंबर पूछे तो कितने होते हैं, नंबर होते हैं इसके भी 10 से 15, एक ही वर्ड में पूछे तो 10 नंबर होते हैं। क्लियर है। तो अपन ने अभी तक दो चीजें बात करी इंटरनल एनाटॉमी में, बाहर की तरफ रीनल कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ कौन है, रीनल मेडुला। रीनल कॉलम रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, जबकि रीनल मेडुला किसका पार्ट है, रीनल पिरामिड का। एक दूसरे में धसने की वजह से स्ट्रक्चर बन रही है, दोनों के नंबर कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं। इसके अलावा एक अपवादजनक क्वेश्चन है, देखिएगा इस किडनी में इस तरह से, क्लियर है, इस तरह से आपके वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे आभासी लोब में डिवाइड होती है किडनी। तो क्वेश्चन है ये, कोई प्रमाणिक तो है नहीं, अडल्ट में न्यूबॉर्न में लोब होती है, आभासी लोब होती है, अडल्ट में तो एब्सेंट होती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी में लोब कितनी होती है, किडनी में लोब के नंबर पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 7, एक के वर्ड में पूछे तो लोब कितनी होती है, 5 लोब होती है किडनी में। क्लियर है। ये एक आभासी लोब होती है, एक्चुअल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये जो न्यूबॉर्न होता है उसमें हल्की सी आपको लाइनिंग देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि किडनी में लोब कितनी है तो आपको आंसर देना 5 से 7, एक के वर्ड में पूछे तो 5 लोब होती है। ये तो बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन की आपकी, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा इस तरह से, ये देखो ट्रायंगुलर ओपनिंग हो रही है। कौन सी ओपनिंग, ये जो रीनल कॉलम है, ये रीनल कॉलम इस तरह से जा रहे हैं, ट्रायंगुलर ओपनिंग है, इसे क्या बोलते हैं, रीनल पेप्लाई। अरे क्या बोलते हैं, रीनल पेप्लाई। क्या बोलते हैं, रीनल पेप्लाई, यानी ट्रायंगुलर ओपनिंग ऑफ रीनल कॉलम क्या कहलाती है, रीनल पेप्लाई। ये भी 10 से 15 नंबर में होते हैं, क्योंकि कॉलम इतने होते हैं उतना ही पे आपके ट्रायंगुलर ओपनिंग होगी, तो 10 से 15 नंबर होते हैं किनके, रीनल पेप्लाई में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर अपन यहां बात करें, वेरी इंपोर्टेंट, रीनल पेप्लाई। फिर रीनल पेप्लाई से क्या होगा आपका, यहां से छोटी छोटी डक्ट निकलेगी, एक रीनल पेप्लाई से छोटी छोटी 5-7 डक्ट लगेगी। इन डक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। फिर ये माइनर कैलिक्स, 3-4 माइनर कैलिक्स आपके जुड़ने से एक बड़ा कैलिक्स बनेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। अरे क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स इस खाली जगह में ओपन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस खाली जगह को अपन बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं बच्चों, रीनल पेल्विस। कोई डाउट है तो नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर बन रही है किडनी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में रीनल पेल्विस, जिसका कि डायमीटर होता है 8 से 10 सेंटीमीटर, और ये अपने अंदर 10 से 15 ml तक यूरिन क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कौन, रीनल पेल्विस।
यानी अभी तक अपन ने किडनी की 3 स्ट्रक्चर पढ़ी, रीनल कॉर्टेक्स हो गया, रीनल मेडुला हो गया, और तीसरा पार्ट कौन होता है, रीनल पेल्विस। कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है कोलम और मेडुला का हिस्सा होता है पिरामिड। इसके अलावा जो कोलम की ट्रायंगुलर ओपनिंग है वो क्या कहलाती है, रीनल पेप्लाई कहलाती है। रीनल पेप्लाई से छोटी छोटी डक्ट निकलती है जिन्हें माइनर कैलिक्स बोलते हैं, और 3-4 माइनर कैलिक्स के मिलने से क्या बनता है, मेजर कैलिक्स। और 3-4 मेजर कैलिक्स किसमें ओपन होती है, रीनल पेल्विस में, जिनका डायमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर, और इसमें यूरिन कितना कलेक्ट हो सकता है, 10 से 15 ml यूरिन कलेक्ट हो सकता है। फिर यहां से क्या निकलता है, यूरेटर। क्या निकलता है, यूरेटर। कहां से निकलता है, रीनल पेल्विस से। क्लियर है, आ रही बात में। ये वाली जगह देखिएगा आप, ये तो मैंने डायग्राम बना रखा है, इस वाली जगह में देखिएगा। अब देखिएगा ये जो जगह देख रहे हैं आप, अगर मैं इन सबको हटा दूं, ये तो आपके इंडिकेशन के लिए लाइनिंग बना रखी है। यहां से क्या क्या निकला, एक तो यूरेटर निकला। क्या निकला, यूरेटर बाहर निकला आपका, एक बाहर निकला। इसके अलावा यहाँ पे कौन आएगी, रीनल आर्टरी एंटर करेगी, नहीं करेगी किडनी में, ताकि किडनी को क्या मिल जाए, ब्लड सप्लाई मिल जाए। मैंने पढ़ा था अलग अलग भागों में डिवाइड होगी। फिर यहाँ से कौन एग्जिट होगी, रीनल वेन। यहाँ से बाहर कौन निकलेगी, रीनल वेन। इसके अलावा आपकी सिंपैथेटिक T10 से लेके L1 तक, और पैरासिम्पैथेटिक में कौन, वेगस नर्व एंटर और बाहर होगी। मोटर नर्व तो एंटर करेगी किडनी में, और सेंसरी नर्व क्या होगी, किडनी से बाहर निकलेगी। इसके अलावा लेटरल आयोटिक नोड भी यहाँ से क्या निकलेंगे, एग्जिट होंगे। वो जगह क्या कहलाती है, वेरी इंपोर्टेंट। ये देखिएगा, ये जंक्शन जहां बन रहा है, यहाँ कुछ चीजें तो एंटर कर रही है और कुछ क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। एंटर कौन कर रही है, रीनल आर्टरी। इसके अलावा मोटर नर्व सप्लाई एंटर कर रही है, जबकि एग्जिट कौन हो रही है, रीनल वेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेगस नर्व आपका जो सेंसरी ब्रांच है वो आपकी एग्जिट हो रही है। और कौन एग्जिट हो रहा है, यूरेटर। वह किडनी की जगह या किसी भी ऑर्गन की वह जगह जिसमें से कोई भी चीज एंटर या एग्जिट होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइलस। क्या बोलते हैं, हाइलस। तो ये कौन सा हो गया, रीनल हाइलस। रीनल हाइलस में क्या होगा, रीनल हाइलस के अंदर आपका क्या होगा, यूरेटर एग्जिट होगा। आरी बात में, और कौन कौन एग्जिट होगा, एक तो यूरेटर एग्जिट हो रहा है, और बताओ रीनल वेन एग्जिट होगी, सेंसरी नर्व आपकी क्या होगी, एग्जिट होगी। इसके अलावा आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगा, एग्जिट होगा। जबकि कौन, रीनल आर्टरी एंड वेरी इंपोर्टेंट रीनल मोटर नर्व सप्लाई आपकी क्या होगी, इसके अंदर एंटर होगी। तो वो जगह जहां से कोई चीज एंटर या एग्जिट हो, वो जगह क्या कहलाती है, हाइलस। और जो किडनी का हाइलस है उसे क्या बोलते हैं, रीनल हाइलस। ये तो अपनी मोटी मोटी कहां की स्ट्रक्चर, बाहर की स्ट्रक्चर। फिर देखिएगा आपका, ये बात करिए अपन ने किसकी बच्चों, जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, किडनी के बारे में। अब अपन ने, आपने एक चीज पढ़ी होगी, नेफ्रॉन्स। अपन ने पढ़ा है कि नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है कौन, नेफ्रॉन। क्लियर है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट अगर नेफ्रॉन, तो देखिएगा नेफ्रॉन कैसे, स्ट्रक्चर और फंक्शन। नेफ्रॉन में मैं आपको बेटा बेटा बता रहा हूं, ये कौन होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज। क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। बंच ऑफ कैपिलरीज क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, बंच ऑफ कैपिलरीज। मेरी बात है समझिएगा, बंच ऑफ कैपिलरीज क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। देखिएगा ये ग्लोमेरुलस हो गया। ये कौन हो गया बच्चों, बाउमन कैप्सूल। और अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन बाउमन कैप्सूल। ये होगी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। ये हो गया लूप ऑफ हेनले, जिसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या हो गई, कलेक्टिंग ट्यूब, सॉरी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब। और ये कौन हो गई, कलेक्टिंग ट्यूब। और यहां से छोटे छोटे डक्ट बोलते हैं, जिनको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं इनको। अब देखिएगा, अपन ने नेफ्रॉन की बात करी, एक जनरल नेफ्रॉन की मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। नेफ्रॉन में आपका ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन में आपका बाउमन कैप्सूल है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, और सीटी और डक्ट ऑफ बेलिनी है। अब मेरा बताने का मकसद यह है कि किडनी नेफ्रॉन से बनी है। एक किडनी में लगभग 1 से लेकर 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और दोनों किडनी में 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यानी हर किडनी में 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। दोनों किडनी में लगभग 20 से 25 लाख के आसपास क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। 2 to 3 मिलियन के आसपास आपके नेफ्रॉन होते हैं। अब ये नेफ्रॉन सिचुएटेड कैसे होंगे, देखो रीनल आर्टरी अपन ने पढ़ा था, रीनल आर्टरी किसमें टूट रही थी, इंटरलोबार आर्टरी में। इंटरलोबार से आर्क्यूएट आर्टरी बनी थी, आर्क्यूएट आर्टरी से क्या बना था, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल किसमें टूटा, ग्लोमेरुलस में।
ये देखिएगा। तो ये किसका निर्माण हुआ बच्चों? ग्लोमेरुलस का। किसका निर्माण हुआ? ये ग्लोमेरुलस का। ये ग्लोमेरुलस हो गया आपका, ये ग्लोमेरुलस हो गया। ये ग्लोमेरुलस से जस्ट नीचे कौन होता है? बाउमन कैप्सूल। कौन होता है? बाउमन। ये बाउमन कैप्सूल हो गया। क्लियर है? बाउमन कैप्सूल से कौन? पीसीटी। किसका निर्माण होता है? पीसीटी यानी प्रोक्सियल कन्वर्टेड ट्यूब। पीसीटी के बाद देखिएगा ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये कौन है? लूप ऑफ हेनले। कौन है? लूप ऑफ हेनले। फिर कौन है? सीटी। कौन है? सीटी, सॉरी डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब। और डीसीटी के बाद लास्ट में क्या बनती है? सीटी। सीटी का मतलब कलेक्टिंग ट्यूब। यानी नेफ्रॉन देख रहे हो आप, नेफ्रॉन दोनों जगह है, बाहर की तरफ भी सिचुएटेड है कॉर्टेक्स में, और नेफ्रॉन मेडुला की तरफ भी सिचुएटेड है। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है, किसमें सिचुएटेड है? जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन से नेफ्रॉन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने होते हैं? 85%, क्योंकि बड़ा पार्ट कॉर्टेक्स है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में कौन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एक तो आपके कौन है? ग्लोमेरुलस। कौन है? ग्लोमेरुलस। इसके अलावा और कौन है? बाउमन कैप्सूल। और कौन है? बाउमन कैप्सूल। और कौन है? देखिएगा पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। और कौन है आपका? डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये सब किसके पार्ट है आपके? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के। यानी आपकी जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं उसमें कॉर्टेक्स में कौन कौन सिचुएट होता है? ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। बचा क्या? अंदर की तरफ नेफ्रॉन सिचुएटेड है, इन्हें क्या बोलते हैं? मेडुलरी नेफ्रॉन। कौन से नेफ्रॉन? मेडुलरी नेफ्रॉन। और मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर कौन बचता है? एक तो लूप ऑफ हेनले और एक कौन? कलेक्टिंग ट्यूब। यानी कलेक्टिंग ट्यूब और कौन? एक तो कलेक्टिंग ट्यूब हो गया और एक कौन हो गया? लूप ऑफ हेनले। ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? मेडुला में, जिन्हें मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर टोटल आपके 4-5 पार्ट है, उसमें से आधा तो कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है और आधा क्या होता है? मेडुला में। जो कॉर्टेक्स में सिचुएटेड उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन शामिल है? ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। जबकि मेडुलर नेफ्रॉन में कौन कौन शामिल है? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब शामिल है। यहां तक को डाउट हो तो बताइए। ये बहुत मेन इंटरनल एनाटॉमी है। एक बार वापस देखते हैं इसको। यहां अगर बात करें अपन, वापस पूरा का पूरा देखेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया यहां। वापस एक बार अपन ट्राई करेंगे इसको शुरू से। लोब का ध्यान रखना कितनी होती है? 5 से 7। एक ही वर्ड में पूछे तो किडनी में 5 लोब होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है बीएसएफ ऐसा ही एग्जाम 2015 में, उसमें एक क्वेश्चन आया है। आई बात में। नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करें अपन, वापस एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या मोटा मोटा पड़ा। किडनी की वो जगह जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंटर करती है, इसे तो क्या बोलते हैं? रीनल हाइलस। क्या बोलते हैं बच्चों? रीनल हाइलस। यहां से कौन एग्जिट हो रहा है आपका? एग्जिट कौन हो रहा है? यूरेटर। कौन एग्जिट हो रहा है? यूरेटर। इसके अलावा कौन एग्जिट हो रहा है? रीनल वेन। कौन एग्जिट हो रहा है? रीनल वेन। इसके अलावा लिम्फेटिक, लेटरल आयोटिक नोड। कौन से नोड? लेटरल आयोटिक नोड। याद आ रहा था? लिम्फेटिक ड्रेनेज लेके जाएगा, ड्रेनेज मतलब बाहर निकलेगा। इसके अलावा सेंसरी नर्व, रीनल सेंसरी नर्व। जबकि एंटर कौन होगा? एंटर होने वाले में 2 चीजें होगी। एक तो कौन एंटर होने वाली चीजों में कौन है? रीनल वेन। कौन सी वेन? रीनल वेन। और मोटर नर्व। कौन सी नर्व? मोटर नर्व। यानी वो जगह किडनी की जहां से कोई चीज एंटर या एग्जिट करती है वो क्या कहलाता है? रीनल हाइलस। ये खाली जगह है। इस रीनल हाइलस के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, खाली जगह, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट आके होता है। जब यूरिन का निर्माण होता है इसे क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, जिसका डायमीटर जो कितना यूरिन कलेक्ट कर सकता है 10 से 15 ml। क्लियर है? फिर किडनी को अपन ने 2 भाग में बांटा था। क्लियर है? इस तरह से बड़ा वाला हिस्सा क्या लिया था अपन ने? इस बाहर वाले हिस्से को क्या नाम बोला था आपने? रीनल कॉर्टेक्स। अरे क्या बोला था? रीनल कॉर्टेक्स, जो कितना होता है 80 to 85%। एक ही वर्ड में पूछो तो 85% होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। फिर अपन ने पढ़ा इसकी जो ये देखो कॉर्टेक्स का जो हिस्सा है वो किस में धस रहा है? मेडुला में धस रहा है।
जनरली ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अंदर घस रहा है, इसे क्या बोलता है? रीनल कॉलम। क्या बोला था अपन ने? रीनल कॉलम। और रीनल कॉलम जो होता है आर्यवास में, इसके नंबर होते हैं 10 से 15। क्लियर है? फिर अपन ने बात करी इस रीनल कोर्टेक्स की तरफ नेफ्रॉन कैसे सिचुएट होंगे, रीनल आर्टरी बहुत सारी ब्रांच में छूटेगी और फाइनली क्या बनेगा? ग्लोमेरुलस। क्या बनेगा? ग्लोमेरुलस। बंच ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस है। ये ग्लोमेरुलस बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, फिर बाद में लूप ऑफ हेनले, और फिर क्या? लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, और डीसीटी के बाद सीटी। यानी देखिएगा बाउमन कैप्सूल, सॉरी ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये तो किसमें सिचुएट रहता है? कोर्टेक्स में। जबकि लूप ऑफ हेनले और सीटी किसमें सिचुएटेड है? मेडुला में। क्लियर है? जो रीनल कोर्टेक्स में जो नेफ्रॉन का हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन? कोर्टिकल नेफ्रॉन। और कोर्टिकल नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट है? एक तो अपन ने पढ़ा ग्लोमेरुलस पार्ट है इसका, दूसरा इसका कौन सा पार्ट है? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टू पीसीटी, तीसरा पार्ट है कौन? बाउमन कैप्सूल। बाउमन, पहले बाउमन कैप्सूल होगा, फिर कौन है? पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब है, और फिर लास्ट कौन सा है? डीसीटी। ये चारों पार्ट तो बाहर की तरफ है, तो इसे क्या बोलते हैं? कोर्टिकल नेफ्रॉन। क्लियर है? फिर बच्चे क्या? दूसरा पार्ट है रीनल मेडुला। कौन सा पार्ट है? ये अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रीनल मेडुला। देखिएगा ये अंदर वाला हिस्से को क्या नाम दिया आपने? रीनल मेडुला। ये जितना किडनी है उसका कितना परसेंट है? 10 से 15% है। ये अपने इसकी बात करी, कोर्टेक्स आपका रेडिश ब्राउन इन कलर है, जबकि ये कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है। क्लियर है? इसके अंदर ये देखिएगा कोर्टेक्स का पार्ट जो किसमें धस गया है? किसमें धस गया है? मेडुला में। सॉरी, मेडुला का पार्ट जो कोर्टेक्स में धस गया उसे क्या नाम दिया आपने? रीनल पिरामिड। क्या नाम दिया? रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड इज पार्ट ऑफ मेडुला। आर्यवास में इसके भी नंबर 10 से 15 होते हैं। इसके भी नंबर कितने? 10 से 15 नंबर होते हैं। क्लियर है? रीनल मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उसे क्या नाम देते हैं आप? मेडुलरी नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन? ये 10 से 15%। और इसके अंदर शामिल है एक तो लूप ऑफ हेनले और एक कौन? सीटी कलेक्टिंग ट्यूब। क्लियर है? आर्यवास में फिर अपने बात करा, ये ट्रायंगुलर ओपनिंग है किसकी? कोलम की। इसे क्या नाम दिया आपने? रीनल पेपिलाई। अरे क्या नाम दिया? रीनल पेपिलाई। एक किडनी के ऊपर का हिस्सा तो क्या कहलाता है? अपेक्स, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बेस। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर पड़ी। और बाहर रीनल पेल्वी से फिर यूरिन को ड्रेन कौन करेगा? यूरेटर। यूरेटर के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा? आपका ब्लेडर, और ब्लेडर से कौन आ जाएगा? यूरेथ्रा। इस तरह से आपके रीनल सिस्टम का किडनी का निर्माण होता है। हमारी बात सुनने यहां तक को डाउट है तो क्लियर कीजिएगा। क्लियर है? तो अपने अभी तक जो किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ी अपने, पहले तो किडनी को दो भाग में बांटा, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। फिर कोर्टेक्स को अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, जिन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम्स। और कोर्टेक्स वाले हिस्से में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। फिर 15% हिस्से में किसमें डाला? इनर पार्ट को, मेडुला में। मेडुला के अंदर जो इरेगुलर जो ड्रेसिंग होती है आपके अंदर की तरफ घुस जाती है मेडुला का पार्ट कोर्टेक्स में, उसे रीनल पिरामिड बोला। और रीनल पिरामिड के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जिसमें लूप ऑफ हेनले और क्या शामिल है? कलेक्टिंग ट्यूब शामिल है। ये आपकी इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसकी बच्चों? आपकी किडनी की। इसके अलावा अपने पढ़ा कि किडनी में क्या होती है? छोटी छोटी आभासी लोब होती है 5 से 7। क्लियर है? आभासी लोब होती है, एक्चुअल नहीं होती है। तो यू पूछे कि लोब कितनी किडनी में, तो 5 से 7। एक ही वर्ड में पूछे तो 5। ये अपने जनरल डिस्कस किया किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिएगा फिर अपने पढ़ा था एक और चीज कि यूरिन का निर्माण हुआ। यूरिन आपका सीटी तक आएगा। सीटी से आने के बाद यूरिन रीनल पेपिलाई में खुलेगा। किसमें खुलेगा? रीनल पेपिलाई। रीनल पेपिलाई से छोटी छोटी क्या बनेगी? रीनल पेपिलाई से बाद छोटी छोटी 3-4 डक्ट में खुलेगा, जिसे क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से क्या बनेगा बच्चों? मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स के जो नंबर होते हैं वो 3 से 4 होते हैं। और मेजर कैलिक्स से क्या बनेगा? फिर ये किसमें खुलेगा? रीनल पेल्विस में। यूरिन किसमें ओपन होगा? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस में यूरिन का ओपनिंग होगा। रीनल पेल्विस से फिर किसमें? यूरेटर में। यूरेटर से ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर किसका एक्सक्रेशन होगा? आपका यूरिन का एक्सक्रेशन होगा। इस तरह से तो देखिएगा अब अपन बात करते हैं यूरिन कैसे बनता है और कैसे बाहर निकलता है। क्लियर है? ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गई।
यहां तक को डाउट है तो बताइए। तो देखिएगा यूरिन का निर्माण कहां से शुरू होगा, देखिएगा एब्डोमिनल आयोटा। कौन सा आयोटा? एब्डोमिनल आयोटा से किडनी को ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू मिलेगा। किसके थ्रू बच्चों? रीनल आर्टरी के थ्रू। और पढ़ा था पर मिनट कितना मिलता है? 1350 ml पर मिनट ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। इतना ब्लड मिलेगा रीनल आर्टरी। फिर किसमें टूटेगी? इंटरलोबार आर्टरी में। याद आ रहा है? इंटरलोबार जो आर्टरी है वो किसमें टूटेगी बच्चों? इंटरलोबार आर्टरी टूटेगी आपकी आर्कुएट आर्टरी में। कौन सी आर्टरी में? आर्कुएट आर्टरी में। आर्कुएट लोबार के बाद इंटरलोबुलर किसमें टूटेगी? इंटरलोबुलर आर्टरी में। और इंटरलोबुलर जो लाने वाली है वो किसमें टूटेगी? एफिरेंट में। किसमें? एफरेंट आर्टरी में। आई बात में, या एफरेंट आर्टरियोल्स। इंटरलोबुलर आर्टरी के बाद आर्टरियोल्स बनेगी, इसे क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल्स। मेरी बात समझ रहे हैं? एफरेंट आर्टरियोल से फिर निर्माण होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बंच ऑफ कैपिलरीज। बंच ऑफ कैपिलरीज मतलब छोटी छोटी कैपिलरीज में टूटेगी आर्टरियोल्स। इसे क्या बोलते हैं अपन? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। यानी फिर ओपनिंग किसमें होगी? ग्लोमेरुलस में। फिर ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके किसमें जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बाउमन कैप्सूल में। बाउमन कैप्सूल से फिर कहां जाएगा? यूरिन निर्माण शुरू होने लग जाएगा पीसीटी। फिल्ट्रेट पीसीटी में जाएगा। पीसीटी से सोडियम पोटेशियम वाटर का आवश्यक चीजों का रिएब्जॉर्प्शन होगा, यूरिन की फॉर्मेशन चालू है। पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, लूप हेनले से क्या? डीसीटी, डीसीटी से सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब से फिर क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिंग ट्यूब के बाद डक्ट ऑफ बेलिनी का निर्माण होगा। और ये डक्ट ऑफ बेलिनी आपकी खुलेगी रीनल पेप्लाई में। याद आ गया? ट्राइंगुलर ओपनिंग। रीनल पेप्लाई किसमें खुलेगी? माइनर कैलिक्स में। किसमें? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स किसमें खुलेगी? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स किसमें खुलेगी? मेजर कैलिक्स खुलेगी रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस किसमें खुलेगा? यूरेटर में। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आउट ऑफ बॉडी। इस तरह से आपका यूरिन का बीचों बीच में निर्माण होता है और बॉडी से क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है। इतनी लंबी पूरी प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं? यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस प्लस एक्सक्रेशन की प्रोसेस। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम। यानी एब्डोमिनल, रीनल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल, बंच ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, सीटी, डक्ट ऑफ बेलिनी, रीनल पेप्लाई, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और आउट ऑफ बॉडी। इस लंबी प्रोसेस के बाद आपके यूरिन का निर्माण होता है। इसमें कई प्रक्रियाएं होती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो अपन पढ़ेंगे। अपन अब बात करेंगे किसकी? नेफ्रॉन की। बहुत डीप स्टडी करेंगे नेफ्रॉन की। आपने जैसे स्टडी करी, आपको यूरिन फॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। कोई डाउट है तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? नेफ्रॉन की। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नेफ्रॉन की। वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन की बात करेंगे अपन। लास्ट टॉपिक आपका चलेगा नेफ्रॉन। आपकी मेन जो पढ़ने लायक टॉपिक है वो डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से पीसीटी डीसीटी का निर्माण हो रहा है, कहाँ किन चीजों का रिएब्जॉर्प्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में, क्या एफरेंट आर्टरियोल्स है, क्या एफरेंट आर्टरियोल्स है, ये सारा के सारा डिस्कस करेंगे अपन। किसके बारे में?
नेफ्रॉन के बारे में देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन नेफ्रॉन की। ये आपका नेफ्रॉन हो गया। पहला क्वेश्चन कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है बच्चों? नेफ्रॉन है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। क्लियर है? और एक ह्यूमन किडनी में, एक किडनी के अंदर, वन किडनी के अंदर एवरेज एंड एवरेज वेरी इंपॉर्टेंट 1 to 2 मिलियन यानी अराउंड 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है? और अपन ने पढ़ा था ये नेफ्रॉन दो जगह, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक कौन से नेफ्रॉन? मेडुलरी नेफ्रॉन पढ़े थे। 85% कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे कौन से? मेडुलरी नेफ्रॉन। अब अपन यहाँ इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर है? अपन ने क्या पढ़ा? एब्नो एटा से रीनल आर्टरी बनती है, रीनल आर्टरी से इंटरलोबार, फिर आर्कुएट इंटरलोबुलर और फिर क्या बनता है? एफरेंट आर्टरियोल। तो अपन यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से? एफरेंट आर्टरियोल। देखिएगा, अगर अपन यहाँ बात कर ले, यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, काफी लंबा टॉपिक रहेगा आपका। यहाँ कोशिश करेंगे कि डायग्राम यही बना दे अपन। ये आपकी आ रही है आर्टरियोल। इंटरलोबुलर आर्टरी किसमें टूटी? आर्टरी आर्टरियोल्स में टूटती है। जैसे आयोटा से आर्टरी बनती है, आर्टरी से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से कैपिलरी और कैपिलरी से कैपिलरी साइनसेस और फिर वेन्स में ड्रेन होता है। तो आपकी जो इंटरलोबुलर आर्टरी है वो किसमें बदली है? एफरेंट आर्टरियोल। किसमें? तो ये जो आर्टरी आ रही है, ये जो आर्टरियोल आ रही है, इसे क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। कैसे बनी? आयोटा से आया ब्लड, आयोटा से आर्टरी में आया, आर्टरी से ब्लड किसमें जाता है? आर्टरियोल्स में। किसमें? तो ये आर्टरियोल्स में बदल गई और आर्टरियोल से किसका निर्माण होता है? कैपिलरी का। किसका निर्माण होता है? कैपिलरी का। तो देखिएगा, ये जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है? एफरेंट आर्टरियोल से। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर थोड़ा चौड़ा भी होता है। क्लियर है? फिर ये आर्टरियोल छोटी छोटी कैपिलरी में टूटेगी। किसमें टूटेगी बच्चों? छोटी छोटी कैपिलरी में टूटेगी। इस कैपिलरी के गुच्छे को अपन क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस। क्या बोलोगे आप इसको? ग्लोमेरुलस। यानी ग्लोमेरुलस कोई ऑर्गन नहीं है, ये क्या है? छोटी छोटी कैपिलरीज का गुच्छा है। बंच ऑफ कैपिलरी क्या कहलाता है बच्चों? बंच ऑफ कैपिलरीज क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। और यहाँ कितनी कैपिलरीज का गुच्छा होता है? लगभग 30 से 50 कैपिलरीज का। कितनी कैपिलरीज का? लगभग 3 से 50 कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टरियोल छोटी छोटी कैपिलरी में टूटा, जिसे क्या बोला आपने? ग्लोमेरुलस बोला। एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से कैपिलरी में टूटा और कैपिलरी से वापस जहां इधर देखो नेरो बना रहा हूं, ये जो आर्टरियोल जाएगी इसे क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल। गेटिंग माय पॉइंट? फिर यहां से पैराट्यूबुलर कैपिलरीज निकलेगी, वासा रेक्टा बनेगा जो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई देगा। वो पर पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट देखिएगा, स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था। अब देखिएगा, प्राकृतिक नियम क्या कहता है कि आयोटा किसमें खुलता है? आर्टरी में। आर्टरी किसमें? आर्टरियोल्स में। किसमें? आर्टरियोल। आर्टरियोल्स कैपिलरी में, और कैपिलरी कैपिलरी साइनस में, और कैपिलरी साइनस वीनस ड्रेनेज में मिल जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, कैपिलरी किसमें ड्रेन हो रही है? आर्टरियोल्स में। किसमें? आर्टरियोल्स में। यानी बॉडी की एकमात्र कैपिलरी, अपवादजनक है, अपवाद हो गया ये कि बॉडी की एकमात्र कैपिलरी जो किसमें ड्रेन हो रही है? आर्टरियोल्स में। एफरेंट आर्टरियोल में ड्रेन हो रही है, तो वो कौन है? ग्लोमेरुलस। यानी क्वेश्चन क्या है? बॉडी की एकमात्र कैपिलरी जो आर्टरियोल्स में ड्रेन होती है, आर्टरियोल्स में ड्रेन, आर्टरियोल्स में ड्रेन होती है, कौन सी होती है? आंसर आपका जाएगा कौन? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस क्या? बंच ऑफ कैपिलरी जो एफरेंट आर्टरियोल्स के टूटने से बनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एकमात्र अपवादजनक कौन सी कैपिलरी है जो आर्टरियोल्स में ओपन होती है? सिद्ध हो रहा है ग्लोमेरुलस कैपिलरी है जो किसमें ड्रेन हो रही है? एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर। वरना ऐसा नहीं होता कहीं पे बॉडी में। क्लियर है? पर यहाँ पे हो रहा है ये इस तरह से, और ब्लड ऐसे आगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे डायमीटर क्या है? ज्यादा, और यहाँ पे डायमीटर मैंने कम बनाया। तो और कैपिलरी सिंगल लेयर होती है, अपन जानते हैं। एंडोथेलियल लाइनिंग पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ी कमजोर होती थी। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा और ये फिल्ट्रेशन का पानी नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जिसे अपन क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन?
बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें टोटल वेरी इंपॉर्टेंट 5 लेयर होती है। कितने लेयर बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण होगा इन 5 लेयर वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? लेयर वाली को बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये किसका निर्माण हुआ? बेसमेंट मेम्ब्रेन का। अब देखिएगा इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में देखो ये ग्लोमेरुलस और बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन कौन बच्चों? ग्लोमेरुलस प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट मेलपेगियन कॉर्पुस्कल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ईएसएस में। क्या बोलते हैं इसको? मेलपेगियन कॉर्पुस्कल। किस को? ग्लोमेरुलस और बेसमेंट मेम्ब्रेन को दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? मेलपेगियन कॉर्पुस्कल। याद रहेगा। अब देखिएगा ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें 5 लेयर होती है। देखिए नीचे की तरफ पहली लेयर होती है, इसे बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं इस पहली लेयर को? पोडोसाइट। पोडो यानी फूड प्रोसेस, और इसमें फैट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो फैट कंटेनिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं? 5th लेयर में, जिसे क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। ये फेगोसाइटिस का काम भी करते हैं, फिल्ट्रेशन में थोड़ी हेल्प करते हैं। दूसरी जो लेयर होती है ये वाली, देखिएगा इसे क्या बोलते हैं? लेमिना रेरा एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं इसको? लेमिना रेरा एक्सटर्ना। फिर तीसरी लेयर जो होती है इसको बोलते हैं लेमिना डेंसा। क्या बोलते हैं तीसरी लेयर को? लेमिना डेंसा। चौथी लेयर जो होती है, नीचे से चल रहे ऊपर की तरफ, चौथी जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लेमिना रेरा इंटरना। कौन सी लेयर है? लेमिना रेरा इंटरना। एंड लास्ट 5वीं जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं अपन? वेरी इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट। इसकी जो पोरस छिद्र जो होते हैं, इसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन पोरस का साइज होता है 25 नैनोमीटर, यानी यहां से 6 से 10 नैनोमीटर के पार्टिकल्स ही फिल्टर हो सकते हैं। इसीलिए फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये चीजें फिल्टर नहीं होती, बहुत रेयरली मतलब फिल्टर होती ही नहीं है, बिल्कुल ही फिल्टर नहीं होती है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन स्लिट क्या बहुत छोटे होते हैं। और अपने पढ़ा ग्लोमेरुलस और बेसमेंट मेम्ब्रेन को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? मेलपेगियन कॉर्पुस्कल्स। इस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी 5 लेयर है। नीचे की तरफ पहले लेयर जिसको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। फिर नीचे से ऊपर चलना, दूसरी लेमिना रेरा एक्सटर्ना, लेमिना डेंसा, लेमिना रेरा इंटरना, और ऊपर की क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन स्लिट, जिसका डायमीटर कितना? 25 नैनोमीटर। यहां तक को डाउट है? ये हो गई आपकी किसकी स्ट्रक्चर? बेसमेंट। यहां से ब्लड फिल्टर होकर किस पे गिरेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। यहां से फिल्टर होकर नीचे आएगा किसके अंदर? बाउमन कैप्सूल में। किसके अंदर आएगा? बाउमन कैप्सूल में। देखिएगा यहां पे अब किसका निर्माण होगा बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, मैं इसको सिंगल लेयर में बना देता हूं। ये होती कितनी लेयर है? 5 लेयर। ये हो गई आपकी कौन? देख लीजिएगा, ये हो गई आपकी कौन बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तरह से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। यहां कोई डाउट हो तो बताइए। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद अपन बात करते हैं, यहां एक जनरली आपका बड़ा पात्र होता है, बेसिन टाइप में एक स्ट्रक्चर बनती है जो इस फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर सके। इसे क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या बनेगा? बाउमन कैप्सूल। अब किसका निर्माण होगा बच्चों? यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसको कैच करने के लिए कैप्सूल का निर्माण होगा। इसे क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट बाउमन कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बाउमन कैप्सूल। अपन नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 45 से 65 सेंटीमीटर होती है। कितनी? सॉरी सेंटीमीटर नहीं, mm, यानी लगभग 4.5 से 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। क्लियर है? तो 45 से 65 mm मिलीमीटर या सेंटीमीटर पूछे तो 6.5 से 4.5 से 6.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्या बना? बाउमन कैप्सूल। ये जो बाउमन कैप्सूल है इसकी टोटल लेंथ है 5 mm। 5 mm का मतलब आधा सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर इसकी क्या टोटल लेंथ है। ये बाउमन कैप्सूल। इस बाउमन कैप्सूल की 2 लेयर होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना। बाहर वाली हमेशा कौन सी?
पैराइटल लेयर, और अंदर वाली कौन सी लेयर, विसरल लेयर। यहां से जो फिल्ट्रेट आएगा उसको केस कौन करेगा, बाउमन कैप्सूल। बाकी इसका कोई बड़ा योगदान नहीं है। बाउमन कैप्सूल से फिर किसका निर्माण होगा, एक सीधी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा इस तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से 15 mm लंबी, इसे क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली स्ट्रक्चर बनेगी सीधी वाली पीसीटी, और जो सीधा पोर्शन है पीसी का उसे क्या बोलते हैं, पार्स रेक्टा। पहले वाला जो पार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा, उस टेढ़े मेढ़े हिस्से को क्या बोलते हैं, पार्स कन्वोल्यूटा। क्या बोलते हैं, पार्स कन्वोल्यूटा। हमारी बात में फिर ये सीधा वाला हिस्सा बनेगा, इसे क्या बोलेंगे अपन, पार्स रेक्टा। ये जो पूरा हिस्सा बना है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है बच्चों, टेढ़ा वाला हिस्सा तो क्या कहलाया, पार्स कन्वोल्यूटा, और सीधा वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पार्स रेक्टा। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसको शॉर्ट में बल क्या बोलते हैं, पीसीटी। और इसकी टोटल जो लेंथ है पीसीटी की वो होती है आपकी 10 से 15 मिलीमीटर। 10 से 15 मिलीमीटर का मतलब 1 से 1.5 सेंटीमीटर। तो पीसीटी के दो पार्ट है, टेढ़ा वाला हिस्सा पार्स कन्वोल्यूटा और सीधा वाला हिस्सा क्या कहता है, पार्स रेक्टा कहलाता है आपका। क्लियर है, हमारी बात में यहां तक कोई डाउट है, तो दो हिस्से हो गए, एक पार्स कन्वोल्यूटेटा और एक पार्स रेक्टा। ये 10 से 15, इसमें देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिएगा पार्स कन्वोल्यूटेटा और पार्स रेक्टिका की बात हो गया। ये वाला हिस्सा जो क्या है आपका पीसीटी है, क्या बच्चों, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब इस पीसीटी में देखिएगा, ये जो पीसीटी है ये 10 से 15 mm लंबी है। इसमें क्या होगा, इसमें स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिन्हें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। कौन सी, स्क्वामस यानी सल्काकार, मछली की सल की तरह सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इन सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं इसमें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, प्लस बीच बीच में क्यूब शेप टिश्यू भी पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू। कौन से टिश्यू, यानी पीसीटी में दोनों तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरे क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। हालांकि मेजर मात्रा में क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। यहां पे देखिएगा, ये जो पीसीटी है, यहां पे जो सेल है नॉर्मल सेल की तरह है ये सेल, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, इन पे, किस पे, पीसीटी पे। अपन जानते हैं कि एक सेल में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, पावर हाउस हो सकते हैं। पीसीटी में क्या होते हैं, यहाँ की जो सेल होती है इसमें एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो देखिएगा पीसीटी का क्या काम करता है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाती है। एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे अपन, किडनी में क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। और पीसीटी में वेरी इंपॉर्टेंट आपका मेनली रीएब्जॉर्प्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम जितना भी यहाँ पे फिल्टर हो रहा है उसका 80% एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब एटीपी की मदद से ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि पीसीटी के सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करेंगे और यहां से जो फिल्ट्रेट में सोडियम पोटेशियम फिल्टर होकर जा रहा है, अभी पढ़ेंगे अपन, उसका 80% रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, एक्टिव। यानी क्वेश्चन बने कि सोडियम मेनली रीएब्जॉर्ब कहां से, तो पीसीटी से। फिर पूछे कि क्लोराइड मेनली रीएब्जॉर्ब कहां से, तो पीसीटी। और फिर पूछे कि पोटेशियम मेनली रीएब्जॉर्ब कहां से, तो पीसीटी से। 80% जितने भी चीजें होती है सोडियम पोटेशियम इनका रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से, पीसीटी से। यानी पीसीटी इज द मेजर रीएब्जॉर्प्शन साइड। कौन सी साइड है, मेजर रीएब्जॉर्प्शन साइड। तो बात करें अपन पीसीटी की, पीसीटी से 80% चीजों का कैसा रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। प्लस देखिएगा यहाँ पे फिल्ट्रेट जा रहा है, 99.99% क्या होता है, फिल्ट्रेट में पानी होता है, वाटर होता है। ये पानी यहाँ से जा रहा है, पीसीटी से होकर गुजर रहा है, आगे जाके यूरिन का निर्माण होगा। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर जो है, जितना भी आपका वाटर, उसका 80% वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहां से रीएब्जॉर्ब होता है, पीसीटी। यानी यूं बात करें कि वाटर का मेनली रीएब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए तो एक के वर्ड में आंसर कहां होगा, मेनली पीसीटी में। अब ये जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा प्रोसेस है, पैसिवली प्रोसेस है। मतलब पीसीटी को वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये प्योर कैसा है, पैसिव प्रोसेस है, बिना ऊर्जा के क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे जो सेल है उस पे अंदर V2 रिसेप्टर, वेसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन की वजह से वाटर का क्या होता है,
रीएब्जॉर्प्शन। तो कौन सा हार्मोन वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है? एडीएच। रिसेप्टर कौन से हेल्प कर रहे हैं? V2 वेसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर, जो कहाँ पाए जाते हैं? आपकी पीसीटी की सिंपल स्क्वामस और क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। ये V2 रिसेप्टर की मदद से एडीएच हार्मोन यहाँ पे काम करेगा और वाटर का क्या करेगा? आपका रीएब्जॉर्प्शन। और वाटर कैसे होगा? प्योरली पैसिवली रीएब्जॉर्ब होगा एडीएच हार्मोन की तरफ से। और मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन पूछे तो कहाँ पे? पीसीटी पे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पे। ये बात करिए पर ने किसी मोटी मोटी किसके बारे में? पीसीटी से। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग का, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का, मेजर फ्लूइड का, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन मेजर कहाँ होता है बच्चों? पीसीटी पे। यानी मेन रीएब्जॉर्प्टिव साइट जो होती है नेफ्रॉन में या किडनी में, वो कौन होती है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी। तो ये तो बात कर ली अपन ने किसकी? पीसीटी की मेजर बात कर ली। आई बात में इसके अलावा पीसीटी पे वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, नाम सुना आपने? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं, अमाइनो एसिड। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगे। एक्टिव मतलब ऊर्जा की जरूरत होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% रीअब्जॉर्प्शन। कैसा रीअब्जॉर्प्शन? 100%। यानी वाटर का 80% रीअब्जॉर्ब किया, सोडियम पोटेशियम का आपका कितना रीअब्जॉर्ब किया? ओनली कितना? 80%। लेकिन ग्लूकोज और अमाइनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। कहां से? वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से सब्सटेंसेस 100% रीअब्जॉर्ब होते हैं? तो कौन से? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। मतलब यूरिन में एक भी दाना ना तो ग्लूकोज का देखने को मिलेगा ना अमाइनो एसिड का। अगर ऐसा हो रहा है, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, कंडीशन ग्लाइकोसूरिया कहलाएगी। ये बता रहा है कि किडनी में कोई डिजीज है। कोई डाउट है? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसा? 100%। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? तो पीसीटी में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, वाटर, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड का क्या होता है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो 80% और ग्लूकोज अमाइनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब होते हैं। और वाटर 80% बट पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। ध्यान रखना, वाटर में क्या होना चाहिए? पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा। क्लियर है? तो अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने? पहला क्वेश्चन कि पीसीटी से किस किस का 80% एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो देखिएगा, एक तो सोडियम का, एक पोटेशियम का और क्लोराइड का, इन तीनों का मेनली रीअब्जॉर्प्शन का होता है पीसीटी से। दूसरा, वाटर का मेनली रीअब्जॉर्प्शन पूछे तो भी कहां से? पीसीटी से। लेकिन कैसी प्रोसेस है? ये प्योर पैसिव प्रोसेस है। क्लियर है? और कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच, जो हाइपोथैलेमस से बनता है आपका और रिलीज पॉजिटिव पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। और तीसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब होते हैं? 100% रीअब्जॉर्ब होते हैं। और ये मेनली कैसी प्रोसेस है? एक्टिवली, मतलब इसको रीअब्जॉर्ब करने में ऊर्जा खत्म होगी। और यहाँ पे मेनली कहाँ होता है इनका रीअब्जॉर्प्शन? पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े। पीसीटी के बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया आपकी पीसीटी। यहां पे पीसीटी पे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, वाटर, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो गया आपका। पीसीटी के बाद में आता है लूप ऑफ हेनले। आप देखिएगा इस तरह से, ये हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे की तरफ जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले। हेनले वैज्ञानिक ने बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? लूप ऑफ हेनले। क्लियर है? ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे जा रहा है डिसेंडिंग और ऊपर चल रहा है तो क्या बोलते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप जो है ऑफ हेनले ये होता है 10 से 12 mm। टोटल लूप ऑफ हेनले होता है 20 से 25 mm। उसका आधा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और आधा क्या होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। आईवास में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वेरी इंपॉर्टेंट एडीएच हार्मोन काम करता है। कौन सा हार्मोन? एंटी डायबिटिक हार्मोन। और ये एडीएच हार्मोन की मदद से यहाँ पे भी पैसिवली वाटर का रीअब्जॉर्ब होगा। कितना? 10%। कितना? 10%। यानी डिसेंडिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले भी पीसीटी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब का होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कितना? 10%। 10 से 12 mm लंबा। किस हार्मोन की वजह से? एडीएच में। यहाँ पे भी जो सेल होती है उसमें कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं? V2 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये ऊपर जाएगा, इसे क्या बोलेंगे आप? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कौन सा?
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी किस टाइप की सेल से बना हुआ है? सिंगल लेयर है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं यहां पे भी? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। किसमें? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। यानी लगभग पूरी जो नेफ्रॉन की जो डक्ट्स है उनमें सब में मैक्सिमम आपके जो मेन अगर पूछे कि कौन से होते हैं तो कौन से होते हैं? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। यहां पे देखिएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे सोडियम एंड वाटर एंड बाइकार्बोनेट, इन तीनों का तो क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन। इन तीनों का तो क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन। कहां पे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का क्या होगा यहां से? एक्सक्रिएशन। इसलिए यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसलिए यूरिन क्या होता है? एसिडिक। यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है, यहां से सोडियम वाटर एंड बाइकार्बोनेट का तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और पोटेशियम और हाइड्रोजन का क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। और एक क्वेश्चन आ चुका है वेरी इंपॉर्टेंट, थायजाइड डाययूरेटिक। थायजाइड डाययूरेटिक्स क्या करती है? यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है। थायजाइड डाययूरेटिक मेनली किस पे काम करती है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। ये क्वेश्चन आ चुका है, थायजाइड डाययूरेटिक्स मेनली किस पे काम करती है? थायजाइड और लूप दोनों डाययूरेटिक्स मेनली किस पे? थायजाइड और लूप डाययूरेटिक्स दोनों की दोनों, जिसमें लेसिक्स आती है वगैरह, ये मेनली किस पे काम करती है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। यहाँ पे ये एक्शन करेगी और यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगी तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा डाययूरेटिक्स का, वजह से क्या होगा? पॉली यूरिया होगा। यहाँ तक को डाउट है? नेक्स्ट अब देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर बनेगी आपकी इस तरह से 5 mm लंबी, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, शॉर्ट में बोलते हैं DCT। इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये भी कितनी होती है? 5 mm। छोटी स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? यानी आधा सेंटीमीटर लंबी है। टोटल अपने पड़ा 45 से 65 mm होता है। 5 mm 52 कैप्सूल है, 5 ही DCT है। 10 से 15 कौन है? PCT। 10 से 12 असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और 10 से 15 कौन होता है? सॉरी, 10 से 12 डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और 10 से 15 mm कौन होता है? असेंडिंग लूप में। 5 mm कौन होता है? कौन? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब देखिएगा, जहां पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले खत्म हो रहा है और जहां पे DCT शुरू हो रही है, यहां पे क्या होता है? यहां पे तो सिंगल लेयर है। किसकी? यहां पे तो आपकी क्या है? सिंगल लेयर है। किसकी? किसकी? सिंपल क्यूबोइडल। यहां पे क्या होगी? मल्टीपल लेयर का निर्माण होगा इस तरह से। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। कहां पे? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से टिश्यू बच्चों? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, इन्हें क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्युला डेंसा। क्या बोलते हैं? मैक्युला डेंसा। यानी मैक्युला डेंसा क्या है? ग्रुप है किसका? क्यूबोइडल सेल का, क्यूब सेल, घनाकार सेल का, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। मल्टीपल लेयर है, 3 4 5 लेयर से बना हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? मैक्युला डेंसा। और मैक्युला डेंसा का एक ही काम है, लो सोडियम और हाइपोवोलेमिया के रेस्पॉन्स में जेजी अपैरेटस में, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में योगदान देके रेनिन सीक्रेट करवाना। यानी आपके ब्लड में अंदर जो अगर पानी की कमी हो रही है तो वाटर और सोडियम का क्या करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन। अभी आगे पढ़ेंगे जब जेजी अपैरेटस पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और PCT कितनी लंबी होती है बच्चों? 5 mm। कितनी लंबी होती है? 5 mm। यहाँ पे भी कौन से टिश्यू होते हैं? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं यहाँ पे भी। कौन से टिश्यू? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। कहाँ पे? DCT में। और यहां से DCT से वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली कहां से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड PCT से, वैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस मेनली रीअब्जॉर्ब कहां से होते हैं? DCT से। साथ में यहां से थोड़ा बहुत वाटर का भी क्या होता है बच्चों? रीअब्जॉर्प्शन होता है। कहां से? DCT से। कोई डाउट है? और लास्ट देखिएगा, लास्ट जो आपका बनेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी CT, कलेक्टिंग ट्यूब। कौन सी ट्यूब बच्चों? कलेक्टिंग ट्यूब।
और कलेक्टिंग ट्यूब होती है लगभग 20 mm लंबी। कितनी? 20 mm लंबी। और कलेक्टिंग ट्यूब से अंतिम हिस्से जो डक्ट बनेगी उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। सिटी की बात करें कलेक्टिंग ट्यूब, लास्ट फाइनली किसमें डक्ट होगी? डक्ट ऑफ बेलिनी में। फिर अपन ने पढ़ा था डक्ट ऑफ बेनिसी किसमें खुलती है? रीनल पेपिलाई में। रीनल पेपिलाई किसमें खुलते हैं? माइनर कैलिक्स में। माइनर से मेजर, मेजर से रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और बॉडी से बाहर। ये वाली मैकेनिज्म यही चल रही है किडनी में। इसी तरह से आज बात में अपन ने पढ़ा था कौन? ग्लोमेरुलस बाउमन कैप्सूल पीसीटी, ये तो किसके हिस्से हैं? और डीसीटी ये किसके हिस्से हैं? किसके? रीनल कॉर्टेक्स के। जबकि लूप ऑफ हेनले और सीटी किसका हिस्सा होता है? रीनल मेडुला का। याद आ रहा है? नेक्स्ट देखिएगा कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब भी किससे बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। कौन? कलेक्टिंग ट्यूब। हमारी बात सुने, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए है कलेक्टिंग ट्यूब। इसका भी क्या काम है भाई? इसके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब में दो तरह की सेल होती है। एक तो पी सेल जिनको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल सेल। कौन सी सेल? प्रिंसिपल सेल। और प्रिंसिपल सेल का काम देख लो, सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन। किसका एक्सक्रीशन? पोटेशियम का एक्सक्रीशन। मेरी बात समझ रहे? किसका रीअब्जॉर्प्शन? सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन। और एक दूसरी सेल पाई जाती है, पहली सेल पी सेल होगी, दूसरी सेल होती है आई सेल। आई सेल का पूरा नाम है इंटरकैलेटेड सेल। कौन सी सेल बच्चों? इंटरकैलेटेड सेल। और ये आई सेल जो किसकी बात करें? सीटी की, कलेक्टिंग ट्यूब की सीटी की बात करें अपन। आई सेल का क्या काम है? बाइकार्बोनेट का तो रीअब्जॉर्प्शन। किसका रीअब्जॉर्प्शन? बाइकार्बोनेट का तो रीअब्जॉर्प्शन। और हाइड्रोजन का क्या? एक्सक्रीशन करती है। कौन? आई सेल। यानी आप समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिंग ट्यूब में क्या समझे? कलेक्टिंग ट्यूब में किसकी बात करी? दो तरह की सेल होती है, पी सेल और आई सेल। पी सेल तो सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का क्या कर रही है? एक्सक्रीशन, बॉडी से बाहर निकाल रही है। जबकि आई सेल बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन। तो हाइड्रोजन का दो जगह से, हाइड्रोजन और पोटेशियम का, एक तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से और एक कहां से? सीटी से। दोनों जगह से क्या होता है? हाइड्रोजन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है। इसीलिए हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन होने की वजह से ही यूरिन की पीएच मैक्सिमम कैसी होती है? एसिडिक होती है। क्लियर है? और इसी मैकेनिज्म से आपका मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस या एसिडोसिस पीएच, मेटाबॉलिक पीएच मेंटेन करती है कौन? किडनी। इसलिए तो पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलिसिस को मेंटेन कौन करती है? किडनी। जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलिसिस को मेंटेन कौन करते हैं? आपके लंग्स मेंटेन करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? इसके अलावा अब देखिएगा यहाँ सब जगह से वाटर रीअब्जॉर्ब होते होते आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये बन रहा है, बचा कुछ वाटर, मान लो यहाँ पे 5 लीटर वाटर बचा है, फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे, या जीएफआर कितनी होती है? 125 ml पर मिनट, यानी पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। लेकिन यूरिन तो केवल 1000 ml 1200 ml ही बनता है, यानी 99% चीजें रीअब्जॉर्ब होती है। तो बचा कुछ पानी कहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है? यूरिन में। कहां से रिएक्ट होता है? पीसीटी से, यानी सॉरी सीटी से। तो सीटी का एक लास्ट काम क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है, यूरिन को कंसंट्रेट काम करने का काम किसका कौन है? यूरिन कंसंट्रेशन बाय सीटी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि फाइनली यूरिन को कंसंट्रेट यानी गाढ़ा कौन बनाता है? सीटी। अगर सीटी में प्रॉब्लम होगी तो यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा, आपका लेस कंसंट्रेट यूरिन पास होता है, जो स्पेशली देखने को मिलता है डायबिटीज इंसिपिडस में, जिसका क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? क्लियर है? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। डायबिटीज इंसिपिडस का पढ़ते हैं अपन, तो सीटी में प्रॉब्लम होती है वहां पे मेनली। और V2 रिसेप्टर वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं कहां पे? पीसीटी और डिसेंडिंग लूप वॉल्यूम में, इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस होती है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बना? तो अपन ने की सीटी यानी यूरिन कंसंट्रेशन का काम किसका होता है? कलेक्टिंग ट्यूब का। यहां तक को डाउट हो तो बताइए। फिर कलेक्टिंग ट्यूब से यहाँ पे बचा कुछ यूरिन पर डे 1000 से 1200 ml यूरिन बनेगा, और डक्ट ऑफ बेलिनी में जाएगा। डक्ट ऑफ बेलिनी से किससे अभी बात करी थी? रीनल पेप्लाई में। रीनल पेप्लाई से माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर, मेजर से क्या? रीनल पेलिस, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। इस तरह से यूरिन का निर्माण होता है। जो चाहिए चीजें वो रिएब्जॉर्ब होती है, जो नहीं चाहिए वो क्या होती है? एक्सक्रिएट होती है। याद आ रहा है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे एफ्रंट आर्टेरियोल्स की साइड में स्पेशल टाइप का सेल का गुच्छा बनता है। इन सेल को क्या बोलते हैं? जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल, जेजी सेल। कौन सी सेल? जेजी सेल। और यही जेजी सेल वो जो आपका सिंगल एन वाला रेनिन
और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करती है। याद आ रहा है? एक क्वेश्चन ये आया था कि जेजी सेल किस साइड पाई जाती है, तो जेजी सेल इफरेंट आर्टेरियोल साइड नहीं होती, किधर होती है? एफरेंट, ए वाला एफरेंट आर्टेरियोल साइड क्या पाई जाती है? आपकी जेजी सेल, जो रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे मैकुला डेंसा पढ़ा। यानी अगर बात करें पूरे नेफ्रॉन को वापस रिप्राइज करें अपन, तो पढ़ने लायक चीजें क्या है नेफ्रॉन में, देखिएगा। पढ़ने लायक जो चीजें हैं आपके नेफ्रॉन में वो क्या क्या है? सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल से, एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ी वाइड यानी चौड़ी होती है और इफरेंट क्या होती है? नैरो। इसलिए और एफरेंट आर्टेरियोल किसमें टूटती है? कैपिलरी में। कैपिलरी के गुच्छे को क्या बोलते हैं अपन? ग्लोमेरुलस। कैपिलरी जनरली वेन में ड्रेन होनी चाहिए, लेकिन कैपिलरी किस में ड्रेन होती है? आर्टरी में, आर्टेरियोल्स में। यानी एकमात्र बॉडी की कैपिलरी जो आर्टेरियोल्स में ड्रेन होती है वो कौन सी है? ग्लोमेरुलस। एक तो अपवाद ही हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलस को कंबाइंडली क्या बोलते हैं अपन? कार्प, मेलपेगियन कार्पुस्कल्स। फिर अपन ने बात करी बाउमन कैप्सूल, एक बेसन लाइक स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेट को, यूरिन का जो आपका जो ब्लड यहाँ से फिल्ट्रेट हो रहा है, जिसमें आरबीसी प्लेटलेट तो नहीं है लेकिन माइनर चीजें हैं, उनको केस कौन करता है? बाउमन कैप्सूल। 5 mm लंबा होता है। इसकी बाहर की लेयर पैरेट और अंदर की विसरल लेयर की होती, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके किसका निर्माण हो रहा है? पीसीटी का। किसका निर्माण हो रहा है? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। और पीसीटी जो है सोडियम पोटेशियम, पीसीटी से जो होती है सीधी वाली पास कन्वर्टा, सॉरी जो सीधी वाली है पास वेक्टा और टेढ़ी वाली पास कन्वर्टर कहलाती है। क्लियर है? पीसीटी जो उसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वाटर अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। फिर आती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले 10 से 12 mm लंबी, जिसमें एडीएस हार्मोन के प्रभाव से पैसिवली क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। फिर आती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये 10 से 15 mm लंबी होती है, इसमें सिंपल क्यूबोइड टिश्यू होती है। यहाँ से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, जबकि पोटेशियम और हाइड्रोजन का क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है। यहाँ पे मल्टीपल लेयर बनती है क्यूबोइडल टिश्यू की, जिनको स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। इसका भी अपन काम पढ़ेंगे जब जेजी अपैरेटस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या बनती है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के बाद यहाँ पे डीसीटी के अंदर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। यहाँ पे डीसीटी पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट क्या बनती है? सिटी। सिटी में 2 तरह की सेल है, पी सेल और आई सेल। पी सेल सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रेशन कराती है, जबकि आई सेल बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन का क्या करवाती है? एक्सक्रेशन। इसके अलावा थोड़ा बहुत वाटर भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो फाइनली काम क्या है? यूरिन को कंसंट्रेट कौन करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिंग ट्यूब। इसके अलावा आपने पढ़ा आपकी जो थायराइड डायरेटिक्स है वो कहाँ पे काम करती है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। कोई डाउट है? ये थी छोटी छोटी बातें। और क्या आपका नेफ्रॉन के बारे में कंट्री स्ट्रक्चर। 2 तरह के नेफ्रॉन हो गए, जो कोर्टेक्स में होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन 85% वो होते हैं, और जो मेडुला में उन्हें क्या बोलते हैं? मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। अब देखिएगा ये जेजी सेल है, ये हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में क्या रिलीज करती है? एडेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। ये कौन है? मैकुला डेंसा। यहाँ पे बीच में फेगोसाइटिक सेल बनती है, जिन्हें मैसेंजर सेल बोलते हैं। इनके बीच में ये तो इस तरह से डायग्राम बनाया गया, यहाँ बीच में एक सेल पाई जाती है फेगोसाइटिक सेल, जिन्हें क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सेल? मैसेंजर सेल। और ये मैसेंजर सेल फेगोसाइटिक सेल है। इन तीनों के बनने से एक अपैरेटस का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं जेजी अपैरेटस। तो अपन लास्ट टॉपिक नेफ्रॉन में पढ़ने लायक बचा है जेजी अपैरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। तो अपन अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, जेजी अपैरेटस क्या होता है। अपन बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बहुत डीप पढ़ा अपन ने कि नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं, किन की होती है, इनकी डिस्टेंस होती है, प्लस इनके फंक्शन क्या है। क्लियर है? कौन सी चीज कहां से मेनली रीअब्जॉर्ब होती है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होती है कि पैसिवली रीअब्जॉर्ब होती है। बाकी बची कुछ है, जब अपन यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब वहां क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि किडनी का मेन काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर अपन यहां बात करें, लास्ट आपका अपैरेटस बनता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपैरेटस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेजी अपैरेटस। कौन सा अपैरेटस? जेजी अपैरेटस। देखिएगा अपन ने इस तरह से बनाया था, पहली सेल बनती है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट जेजी सेल। कौन सी सेल? ये आपका कौन हो गया? ग्लोमेरुलस। कौन हो गया? ये तो ग्लोमेरुलस। यहां पे ये कौन सी आर्टेरियोल्स? एफेरेंट आर्टेरियोल्स। कौन सी आर्टेरियोल्स? जहां पे एफेरेंट आर्टेरियोल्स है उस साइड में स्पेशल टाइप की सेल का कलेक्शन होता है। इस स्पेशल टाइप की सेल को क्या बोलते हैं अपन? जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल।
कौन सी सेल? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, या शॉर्ट में जेजी सेल। और एक जेजी सेल से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक रेनिन और एक कौन सा? इरिथ्रोपोइटिन। और रेनिन आपको बीपी मेंटेन करता है और इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी बनाता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कौन है? बाउमन कैप्सूल, फिर है पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये कौन है? सीपी। अब देखिएगा ये डीसीटी हो गई, ये लूप ऑफ हेनले हो गया। यहाँ अपन ने एक चीज पढ़ी थी, याद कीजिएगा, यहाँ पे अपन ने पढ़ी इस तरह से कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर होती है किसकी? सिंपल सॉरी स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की, जिसको क्या बोला अपन ने? मैकुला डेंसा। क्या बोला? मैकुला डेंसा। जेजी अपैरेटस में तीन चीजें होगी, एक तो मैकुला डेंसा, एक जेजी सेल, और इनके बीच में मोनोसाइट जब ब्लड को छोड़ के किडनी में पहुंच जाए तो क्या बोलते हैं इनको? वेरी इंपॉर्टेंट, फेगोसाइटिक सेल को बोलते हैं मैसेंजर सेल। कौन सी सेल? मैसेंजर। ये तीनों सेल आपस में इस तरह से जुड़ी होगी। ऊपर कौन सी सेल है? जेजी सेल है, फिर कौन सी सेल है? मैसेंजर सेल, और फिर कौन है? मैकुला डेंसा। इन तीनों सेल का जो कॉम्बो है वो क्या कहलाता है? जेजी अपैरेटस कहलाता है। मेरी बात सुन रहे? यानी जेजी अपैरेटस क्या है? तीन सेल का कॉम्बो है। कितनी सेल का कॉम्बो है? तीन सेल का। किस किस का? पहला कौन है? आपकी कौन सी सेल है? जेजी सेल। जेजी अपैरेटस में पहली सेल होती है जेजी सेल, जिसका काम क्या है? रेनिन का सिक्रेशन। दूसरी कौन सी सेल है? मैसेंजर सेल, जो कैसी सेल है? फैगोसाइटिक सेल है। और तीसरी सेल कौन सी है? मैकुला डेंसा। अब इनके फंक्शन देखिएगा। जैसे ही आपकी बॉडी में हाइपोवोलेमिया होगा, लो सोडियम लेवल होगा, बीपी कम है, बीपी अगर कम है या फ्लूइड कम है तो फिल्ट्रेट भी कम होगा। यहाँ तो फिल्ट्रेट कम होगा तो यहाँ पे फिल्ट्रेट क्या पहुंचेंगे? कम। तो यहाँ पे किसका इंडिकेशन है? हाइपोवोलेमिया का। कहाँ पे? जहाँ पे मैकुला डेंसा है। यहाँ पे हाइपोवोलेमिया है या लो सोडियम लेवल है तो तुरंत कौन स्टिमुलेट होगा? मैकुला डेंसा। यानी मैकुला डेंसा का क्या काम है? हाइपोटेंशन या लो सोडियम के रेस्पॉन्स में ये स्टिमुलेट होगा। और मैकुला डेंसा मैसेज किसको देगा? वेरी इंपॉर्टेंट, मैसेंजर सेल को। कौन सी सेल को? और मैसेंजर सेल कैसी सेल है? आपकी फैगोसाइटिक सेल। मैसेज यहाँ से किसको मिला कि आपकी बीपी कम है या सोडियम लेवल कम है? मैकुला डेंसा से मैसेज किसको दिया? मैसेंजर सेल को। अब देखिएगा मैसेंजर सेल के काम क्या है? मैसेंजर सेल क्या करेगी आपकी? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो सिग्नल रिसीव करेगी किससे? किससे बच्चों? आपका मैकुला डेंसा। क्लियर है? दूसरा, कई बार क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, लो सोडियम या हाइपोटेंशन के रिस्पॉन्स में कई बार वेरी इंपॉर्टेंट मैसेंजर सेल क्या रिलीज कर सकती है? रेनिन। इमरजेंसी कंडीशन में मैसेंजर सेल क्या रिलीज करती है? आपका रेनिन रिलीज करती है। मेरी बात समझ रहे? किस कंडीशन में? इमरजेंसी कंडीशन में। तो मैसेंजर सेल का एक तो काम करना कोऑर्डिनेटर है, किस किस के बीच में? मैकुला डेंसा और जेजी सेल के बीच में। प्लस जरूरत पड़ने पे रेनिन सीक्रेट कर सकती है। इसके अलावा वेरी इम्यूनिटी सेल है, एंटीबॉडी है, एक तरह से किडनी की एंटीबॉडी कौन है? इम्यूनिटी इंक्रीज करती है किडनी की, यानी किडनी को इन्फेक्शन से बचाती है। कौन? मैसेंजर सेल। यानी मैसेंजर सेल क्या है? जब तक ब्लड में मोनोसाइट है उन्हें मोनोसाइट बोलते हैं, जब ब्लड से मोनोसाइट निकल के किडनी में पहुंच जाए उन्हें क्या बोलते हैं? मैसेंजर सेल। यानी ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। यानी कैसी सेल है? मैसेंजर सेल फैगोसाइटिक सेल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जरूरत पड़ने पर यह बीपी बढ़ाने में हेल्प करती है रेनिन रिलीज करके। तो मैकुला डेंसा से मैसेज किसको मिलेगा? मैसेंजर सेल को। और मैसेंजर सेल से किसको मैसेज मिलेगा? तीसरी सेल कौन सी है? जेजी सेल। कौन सी सेल? जक्सा। और जक्सा ग्लोमेरुलर आपके वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में, यहाँ पे हाइपोवोलेमिया होगा तो बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, किडनी में भी हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया का रिलीज में क्या रिलीज करती है? रेनिन रिलीज करती है। और जैसे रेनिन रिलीज होगा आपका, आगे पढ़ेंगे अपन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चलेगा और सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा तो हाइपोवोलेमिया भी ठीक हो जाएगा, सोडियम लेवल भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन में काम करना, यानी मैकुला डेंसा, मैसेंजर सेल और जेजी सेल का तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करना कौन सा अपैरेटस कहलाता है? जेजी अपैरेटस कहलाता है। यानी जेजी अपैरेटस में जेजी सेल है, मैसेंजर सेल और मैकुला डेंसा, ये तीनों मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करती है और बीपी रेगुलेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है बच्चों? बीपी रेगुलेशन में क्या करती है? ये हेल्प करती है। कौन सा अपैरेटस? जेजी अपैरेटस। दिस इज द फाइनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किसकी? नेफ्रॉन की। यहाँ तक कोई डाउट हो या आपके मन में संशय हो, कुछ भी गलत लगे तो तुरंत आप हमें मेल करें या हमारे पर्सनल जीआरवी क्लासेस के नंबर पे व्हाट्सएप करें अगर कोई भी आपको मिस्टेक लगे। ये बात हो गई आपकी किसकी? नेफ्रॉन की। क्लियर है?
ये पूरी की पूरी अपने आज अभी तक अपन ने डिस्कस किया अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसका, किडनी का मेजर पोर्शन आपको क्लियर है। अपने दोनों तरह की एनाटॉमी पढ़ ली, एक एक्सटर्नल एनाटॉमी और एक इंटरनल एनाटॉमी, जिसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कैसे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन कैसे सिचुएट होता है, कोर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, नेफ्रॉन का पार्ट कौन सा काम क्या होता है, कितनी उसकी लेंथ होती है, उसका मेनली भी सब्सटेंसेस का कहाँ रिअब्जॉर्प्शन होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के बाद अब फिजियोलॉजी यानी फंक्शन ऑफ किडनी।